स्टैक, लिंक लिस्ट, जब ये चारों इम्प्लीमेंटेशन क्लास का आर्किटेक्चर में इसका यूज समझ में आ जाएगा कि कैसे ये डेटा को होल्ड करता है, इसका एक काम क्या है, तब हम उसके बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा थ्रेड सेफ्टी है, कौन सा नॉन थ्रेड सेफ्टी है, सिंक्रोनाइज्ड कौन सा है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड कौन सा है, इटरेटर के लिए कौन सा एक्सेप्टेबल है, एनुमरेशन कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सी क्लास में, ये फिर आगे बताएंगे। ठीक है, तो यस हाँ, तो हम फर्स्ट इसको प्रायोरिटी देते हैं किसकी, पहले इनके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि इनका रोल क्या है। अभी कुछ मेथड्स हैं, अभी मेथड्स भी बताएंगे, सारे मेथड्स जो अभी जितना जरूरी था मैंने इसको बताया, फिर धीरे धीरे सारे मेथड्स में कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी वेक्टर का आर्किटेक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, देन स्टैक। चले स्टार्ट करें। यस सर। वेक्टर क्लास जो है, वेक्टर वेक्टर एक क्या है, लेगेसी क्लास है। इसकी सुपर क्या है इंटरफेस इसका, इसकी सब लिस्ट, ये सारे जो है किसके अंदर लिस्ट के आ रहे हैं। तो वेक्टर में देखो सिंपल है कि वेक्टर जो काम, इसका जो डिजाइन है, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सर स्क्रीन फ्रीज है सर। सर स्क्रीन फ्रीज है सर, देख लीजिए। स्क्रीन फ्रीज नहीं है, स्क्रीन शेयर ही नहीं है। वन सर चेक कर रहे थे क्या सर हम लोगों को सर? हाँ? सर आप चेक कर रहे थे क्या हम लोगों को? चेक तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसी बहाने चेक हो गया कितने लोग एक्टिव हैं। शेयर नहीं कर पाया था, भूल गया था। ठीक है, वही मैं बोलूं, आप लोग कुछ रिप्लाई कर रहे हो, क्या बात है? सर बहुत देर से नहीं आ रही थी, सोचा कोई ना कोई बोलेगा, तो कोई बोला ही नहीं। हाँ देखो, मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरी आदत है जब मैं कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरा सबसे पहले पेन ब्रश या फिर ये व्हाइट बोर्ड ओपन होता है, फिर उसके बाद ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दी, इसका मतलब व्हाइट बोर्ड मेरी हैबिट हो चुकी है काफी टाइम से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेन एक्चुअली क्या है, मेरा जो टीचिंग स्टाइल लोगों को पसंद क्या है, यही पसंद आया टीचिंग स्टाइल। क्योंकि सर वो लोग बोलते हैं कि सर जो आप कोड तो पढ़ाते हैं वो तो सर ये समझ में आता है, लेकिन उससे पहले जो आप डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं ना, वो काफी हेल्प करता है हमें आपके कोड को समझने में। तो तब से मैं इसको, ये जो फंडा है इसको मैं कंटिन्यू कर दिया। सभी चीजें पहले प्रोजेक्ट पढ़ाता था तो प्रोजेक्ट में सारी चीजें चलती थी, लेकिन अब कोर जावा में कुछ चीजें ऐसी होती नहीं कि मैं डायग्राम से बताऊं, स्मॉल स्मॉल चीजें होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो मेरे स्टूडेंट है उनको डायग्राम से समझने में काफी हेल्प मिलता है, उनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं डायग्राम से सारी चीजें बताना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो अभी भी बहुत से लोग हैं ज्यादा डायग्राम यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट कोड पे बता देते हैं कि ये लिस्ट है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसमें यहाँ जो क्रिएट किया है या मेमोरी मिली, यहाँ से ये रेफरेंस इसमें स्टोर होगा, यहाँ से ये इनपुट या बस सिंपल। कोई बड़ी चीज है क्या? अगर मैं कोड पे लिखूं तो कोड पे भी आप भी समझ सकते हो, लेकिन कोड क्या होता है कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, और जो डायग्राम्स होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, माइंड में वो फ्लो चलता है ना? क्लियर? हाँ सर। आप लोग को कौन सा टेक्निक अच्छा लगता है? सर दोनों ही सर। दोनों ही? डायरेक्ट कोड पढ़ा दो वो भी चलेगा?
नहीं सर, आप तो हाँ पढ़ा रहे कॉन्सेप्ट। हो। सर आप पढ़ा रहे हो तो सर, नहीं पढ़ाएगा तो सर वो भी समझना हाँ पड़ेगा। ऐसा नहीं है, समझ जाओगे, लेकिन मुझे काफी रिपीट करना पड़ेगा सेम सेम कॉन्सेप्ट को। तो मैं सोचता हूँ कि इतना ज्यादा रिपीट करने से अच्छा है एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ ये, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं प्रोजेक्ट की क्लास में था तो मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अभी आप लोग जाएंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, और एमबीसी है, जेपीए है, बैच एपीआई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं स्टार्टिंग में सोचा बताऊं कि कोड से समझ जाएंगे, तो कुछ लड़के मेरे स्टूडेंट है कुछ अदर जगह से आते हैं, तो उनको क्या है प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होता है, कि या तो बेसिक बेस इनका स्ट्रांग नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो समझ नहीं पाते। तो मुझे एक एक चीज यहाँ तक कि ब्राउजर भी बनाना पड़ता था, ताकि उनको मालूम हो कि ब्राउजर से डेटा सेंड किया जा रहा है। तो ब्राउजर बनाता था। आप आज भी देखते होगे, मेरी मेरी आदत हो गई है सर्वर बनाना, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल भी बनाना, सर्वर के अंदर वो मेथड्स भी बनाना। तो उनका माइंड वर्क होता है, क्योंकि वहां लेयर्स पे काम होते हैं ना। यहाँ तो आपके पास सिंगल पेज है, उसी पे कोड मीन्स कोर जावा में एक ही पेज पे एक ही जावा फाइल में सारा काम हम कर दे रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में एक पेज नहीं होता है, एक मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ये हर एक लेयर में अलग मल्टीपल जावा फाइल्स होते हैं। अब की जो एक लेयर के अंदर कितनी जावा फाइल जो होती है, एक एक जावा फाइल दूसरे जावा फाइल से मीन्स एक क्लास दूसरे कॉल क्लास को कॉल कर रहा, इंटरफेस कॉल कर रहा, कोई डेटाबेस से लिंक है, तो कहीं से ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है, लोकल होस्ट से आ रहा। तो काफी चीजें होती है, तो उसको समझाने के लिए बिना डायग्राम का मैं समझा ही नहीं पाता था, वो समझ भी नहीं पाते थे। इसलिए मेरी आदत हो गई है उसको समझाते समझाते। और प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर जो है वो बिना डायग्राम का हम समझा ही नहीं सकते, स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, फ्लो बताना ही पड़ता है ना। तो यही आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, क्योंकि कोर जावा में भी मुझे आदत हो गई है। कोर जावा क्या, मेरे को सारे में आदत हो गई। मैं यहाँ जावा स्क्रिप्ट भी बताता हूँ, उसमें भी एंगुलर पढ़ा रहा हूँ तो भी, जावा एडवांस जावा हो, कोर जावा हो, कोई सा भी बैच है, सब में मैं डायग्राम यूज करता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर एक क्लास है। अब ये क्लास है, अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि मैं सर्किल बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू कीवर्ड से, क्यों यार। तो सबसे पहले आप, अब आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, ये डायग्राम देखो कितना हेल्प कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है मतलब कि ये न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर ये हो गया इतना कोड। इस कोड का मतलब क्या है, ये हो गया न्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया वेक्टर क्लास का, है ना। इसमें मैंने क्या किया, इसका रेफरेंस जो होगा वेक्टर के अंदर होल्ड कर लेंगे, वेक्टर क्लास के अंदर होल्ड किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसलिए ऐसा बना रहा हूं, थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, हम डेटा ऐड करेंगे। तो जो डेटा हम ऐड करने जा रहे हैं, देखो इसके अंदर जो डेटा ऐड होता है वो किस फॉर्म में ऐड होता है, वेक्टर जो है, आपको मालूम है वेक्टर डेटा जो है किस फॉर्म में डेटा होल्ड करता है, एरे फॉर्म में ना, ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे में डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो वी डॉट एड मेथड क्या इसमें पास किया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 ले रहा हूँ, 10 20 30 अभी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो 10 मैंने स्टोर किया फर्स्ट। अब इसका आर्किटेक्चर चल रहा है, सभी का आर्किटेक्चर चलेगा, आर्किटेक्चर समझना है मेन। वेक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऐड करो डेटा, ऐड कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट एरे में ना। ऑब्जेक्ट एक एरे बनेगा, ऑब्जेक्ट एरे, इसका नाम क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट डेटा,
यही है ना? ऑब्जेक्ट एरे एलिमेंट डेटा। तो ये जो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट एरे एलिमेंट डेटा, ये ऑब्जेक्ट एरे का, ये एरे एक एरे का ऑब्जेक्ट है। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, या फिर सिंपली अगर आप लेना चाहो तो इसको सॉर्ट कर लो, इसके अंदर रेफरेंस मेमोरी, इसका कंप्लीट देखना है तो एक मेमोरी होगी। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है? सपोज मान लो वी एट 101 जिसका एड्रेस है वेक्टर का। ये है एक ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे का इंटरनली, इसी इंटरनली किसको कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट एरे का, ऑब्जेक्ट एरे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, ऑब्जेक्ट एरे ऑब्जेक्ट एरे का जो एक एड्रेस होगा वो क्या होगा? मान लो ओ बी जे या फिर ए आर एरे है ना, एरे 111। ये जो है ये एड्रेस, ये एड्रेस कौन पॉइंट करता है? वेक्टर। इसका मतलब ये इसको पॉइंट करेगा। ये किसको पॉइंट करता है? इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वेक्टर मालूम है, वेक्टर मेमोरी क्रिएट होगा, उसके अंदर ये क्या होगा? ये एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, हीप एरिया, आपको एक हीप एरिया बनेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, और जो जावास्टिक एरिया होगा उधर क्या होगा? ये लोकल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल जो होंगे किस में स्टोर होंगे? जावास्टिक एरिया में। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? ये मेमोरी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके रेफरेंस से डेटा ऐड करो। कहाँ? वेक्टर। वेक्टर जो है वी किसको पॉइंट कर रहा? इस एड्रेस को। ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा? इस एरे को। इस एरे के अंदर एक डिफॉल्ट जो इसकी कैपेसिटी होती है, वेक्टर की डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है? वेक्टर की डिफॉल्ट कैपेसिटी बताया हो नहीं भी? हाँ, वेक्टर की डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है? 10। ये देखो, ये कैपेसिटी ही ये था वो। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? ये देखो, ये ऑल ऑब्जेक्ट एरे, ये क्या है? एरे है, मालूम है, मैंने बता दिया है। ठीक है, ये है कैपेसिटी इंक्रीमेंट करने के लिए। कि आप चाहे तो इस कंस्ट्रक्टर के बारे में अभी एक बताएंगे, सारे कंस्ट्रक्टर एक साथ बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर का आप चिंता ना करें, क्या है इनका काम, क्या है। तो यहाँ पास देखो, वेक्टर का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हो तो उस टाइम पर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यस, यहाँ पास क्या बोला? इनिशियल कैपेसिटी बताए। तो इनिशियल कैपेसिटी कितना देंगे? 10 या 20 या 30? 10 तो बाय डिफॉल्ट है, तो आप चाहे तो 100, 200 या 20 फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग मेमोरी मिलनी चाहिए वो कितनी हो, वो आप यहाँ पास मेंशन कर सकते हैं। या फिर बाय डिफॉल्ट जो है ये क्या है? इसके अंदर 10 है। बाय डिफॉल्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो दिस कंस्ट्रक्टर को क्या पास किया जाएगा? करंट ऑब्जेक्ट की क्लास का जो कौन सा, ये पास कौन सा, ये क्या, इसको इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस मेथड जो कॉल होगा, हाँ, तो ये जो होगा ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर? जो इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा हो। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा हो? यहाँ पास कहीं देख के बताओ। है ये ना,
यही है ना कंस्ट्रक्टर, वन पैरामीटर ओनली वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट कर रहा ना। तो आप जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 10 क्या होगा, यहाँ पास स्टोर होगा 10, बाय डिफॉल्ट 10 इनिशियल कैपेसिटी। अगर आप चाहे कि नहीं मुझे पास करना है, तो यहां आप 10 के बजाय क्या पास करेंगे, 10 के बजाय आपने पास किया 100। तो 100 जब आप पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, तो बताइए ये वेक्टर ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा ना। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब आप क्रिएट करेंगे मींस वेक्टर, तो उस टाइम पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 10। जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो आप चाहे 20 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, जो देना है आप दीजिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है आपको, बाय डिफॉल्ट 10 वेक्टर का क्या मिल रहा है 10। तो 10 इसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ मैंने क्या किया, फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड करो, तो ऐड रिकॉर्ड क्या किया, यहाँ पास ऐड किया, तो 1 एलिमेंट यहाँ ऐड होगा, इंडेक्स नंबर 0 पे। ठीक है, इंडेक्स 0 पे ऐड हुआ। इसी तरह से अब यहाँ मैंने सेकंड ऐड किया 1, और सॉरी सेकंड ऐड किया मैंने 20। कंटिन्यूअसली मैं ऐड करता जाऊंगा, बस ज्यादा नहीं ऐड करूंगा। 20, 30, 30, 30, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी। तो यहाँ ये क्या होगी, मेमोरी क्रिएट होंगे सभी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब आप 10 समझना 10। यहाँ 0 से क्या स्टार्ट होगा, 1, 3, 4, और 6 डॉट डॉट। इसमें क्या ऐड हुआ, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 आ रहा। और इसी तरह से कंटिन्यूसली ऐड करते गए डेटा इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, सभी को मालूम है। यस, 20, 50, 60 एंड 70 ऐड होगा। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अगर आप कोई चीजें ऐड कर रहे हैं, हाँ ऐड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है ऐड करने में, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब है, प्रॉब्लम ये है कि आप बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 3 पर, इंडेक्स 3 थर्ड पोजीशन से डेटा को रिमूव कर दो। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 कौन सा इंडेक्स है, ये थर्ड से डेटा रिमूव करना। अगर आप रिमूव करते हैं यहां से तो ये तो एरे जो है, आप एरे में, एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, एरे का कॉन्सेप्ट कि आप इंडेक्स नंबर 3 पर डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करके न्यू वैल्यू असाइन कर देता है। लेकिन कलेक्शन एपीआई का रूल क्या है कि जैसे ही आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं
तो ये एक इंक्रीमेंट कर देता है, इंडेक्स मीन्स शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। तो आपको इंडेक्स नंबर 3 पोजीशन पे मैंने बोला डेटा इंसर्ट कराना, तो ये जो यहां से क्या होगा, शिफ्ट होगा यहां से किधर, लेफ्ट की तरफ। शिफ्टिंग प्रोसेस, शिफ्ट हो रहा ना। अब ये क्या शिफ्ट होगा, ये सारे के सारे जितने भी डेटा हैं आपको, ये जो इंडेक्स होगा किस नंबर पे चला जाएगा, 6:7। ये 7 इंडेक्स पे चला जाएगा। ये वाला इंडेक्स हो जाएगा 6 पर, ये 5 पर, जो ये आएगा यहाँ। अब नया जो इंडेक्स है, मीन्स नया जो एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 3 पर, तो वो क्या होगा, इंडेक्स 3 पर आ रहा है। ये कौन सा है, जो आपने इंडेक्स नंबर 3 पर डेटा को ऐड किया है, मीन्स न्यू एलिमेंट। ठीक है, चलो न्यू एलिमेंट आपने कहाँ ऐड किया, यहाँ। कोई प्रॉब्लम समझ में आई? ओल्ड डेटा है सर वो। अरे न्यू डेटा आपने बोला इंडेक्स नंबर 3 पे ऐड करो। देखो ऐड मेथड इंडेक्स बेस पे है हमारे पास। एक ऐड मेथड जो है इंडेक्स पे, सॉरी यहाँ से यहीं से देख लो, मैंने आपको बताया ना एक ऐड मेथड है जो इंडेक्स बेस्ड, इंडेक्स आप पास करेंगे तो डेटा ऐड कर देगा। ऐड ऑल इंडेक्स नंबर है, और ऐड मेथड कहाँ गए सबके सब, ये देखो ये ऐड मेथड इंडेक्स एंड एलिमेंट है ना। आप इंडेक्स पास कीजिए और एलिमेंट उस पे जाके स्टोर होगा। अरे सॉरी कहाँ चला गया, नीचे ही है ना। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कॉपी। रटना नहीं पड़ेगा यार, एक याद रहेगा हमेशा, देखना कंट्रोल। एक वेक्टर के पास एक ऐड मेथड है जो क्या काम कर रहा, इंडेक्स नंबर पास करोगे और ऑब्जेक्ट। इस इंडेक्स पे क्या पास करना है, जैसे सपोज मुझे क्या पास करना था, 30 की जगह 35। इंडेक्स पोजीशन मैंने क्या पास किया, यहाँ इंडेक्स पोजीशन 3,35। तो ये क्या बताता है, ये फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स, ये जो है ऑब्जेक्ट है ना। ऐड मेथड हमारे पास है, ये जो है ये यहां से सीधा किधर जाएगा आपका, इस पोजीशन पे जाएगा। जब इस पोजीशन में जाएगा ऐड करने के लिए, रेफरेंस वही है, बाकी सब मूव करके यहीं आएगा डायरेक्ट। यहाँ देखो, जब यहाँ थर्ड नंबर पे डेटा न्यू रिकॉर्ड ऐड करना होगा जब आपको, तो ये सारे के सारे जो ओल्ड एलिमेंट हैं उनको शिफ्ट करेगा लेफ्ट टू राइट पोजीशन पे। अगर मान लो 10,000 रिकॉर्ड है तो 10,000 टाइम ये शिफ्टिंग चलेगी, सारे के सारे वन, पहले ये जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तब जाके यहाँ पास क्या होगा, मेमोरी मिलेगा, डेटा स्टोर होगा। अगर गलती से आपने रिमूव कर दिया है, ये क्या किया आपने, इंडेक्स बेस्ड जो रेंडमली आपने एक्सेस किया, रैंडम कि मुझे इस पोजीशन पे डेटा क्या करना है, ऐड करना है, तो रैंडम एक्सेस की फीचर प्रोवाइड करता है कि आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रैंडम में क्या है कि अगर आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं इंडेक्स बेस पे, तो ये प्रोसेस क्या है, शिफ्टिंग का, लेफ्ट टू राइट सारे एलिमेंट को शिफ्ट करता है। तो शिफ्टिंग में टाइम लगती है, क्या लगेगा, टाइम।
100 एलिमेंट्स है तो 100 टाइम वो टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, डेटा को शिफ्ट करने में, तब जाके वहां डेटा इंसर्ट होगा। अगर रिमूव कर रहे हो यहां से, आपने बोला है इंडेक्स इसको रिमूव करना है, तो वापस से शिफ्टिंग में टाइम लगेगा इंडेक्स पे, ये इंडेक्स पे इस पे आएगा, ये इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स मेंटेन करना है ना। आया समझ में? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा। रिमूव कर रहे हैं तो इंडेक्स मेंटेन करना पड़ रहा, इंसर्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स मेंटेन करना पड़ रहा, जिसमें क्या हो रहा, टाइम इंक्रीज हो रहा, परफॉर्मेंस आपकी लो हो रही है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, लो होगी। तो ये आर्किटेक्चर जो है वेक्टर का, क्या सही है इंसर्शन और डिलीशन के लिए? डेटा इंसर्ट और डिलीट कराने के लिए ये वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है कि डेटा इंसर्ट करना है हमें और रिमूव करना है वो ऑपरेशन, तो उस सिचुएशन में क्या आप वेक्टर चूज करेंगे? बोलो। नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट होने में टाइम लगा रहा है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? जब ये इतना प्रॉब्लम है तो क्यों कलेक्शन एपीआई में रखा गया? इसको रिमूव कर देना चाहिए। एडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो आपको क्लियर हुआ। किस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंसर्शन और डिलीशन प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बोलो यार, जा रहा है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विथ इलेक्टर। प्रॉब्लम विथ इलेक्टर क्या है? इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन इन द मिडल। जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉब्लम है, और डिलीट करते हैं तो प्रॉब्लम है। किसके साथ? वेक्टर के साथ। एडवांटेज क्या है वेक्टर का? एडवांटेज ये फीचर प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस का। अगर हमें इसको क्या, इसका यूज कहाँ करते हैं? रैंडम एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स कब? रैंडम एक्सेस सॉल्यूशन या फिर एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज में बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या होती है? थ्रेड सेफ भी है, थ्रेड सेफ है, सिंक्रोनाइज्ड है। बट अभी इंसर्शन और डिलीशन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें रिट्राइव की बात करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को फेच करने के लिए। तो रिट्राइविंग, इसमें रिट्राइव कर सकते हैं रेंडमली। और रिट्राइव एलिमेंट्स रैंडम एक्सेस। सर रैंडम रिट्राइव क्या है सर? रिट्राइव मीन्स फेच करना, डेटा को गेट करना, निकालना मेमोरी में से। स्टोर, टू स्टोर, स्टोर करना, और स्टोर करा सकते हैं। टू स्टोर एंड रिट्राइव, ठीक है। टू स्टोर एंड रिट्राइव एलिमेंट्स इन रैंडम एक्सेस।
स्टोर करना है, आप सिंपली स्टोर कर दो, कोई इशू नहीं है। नया एलिमेंट आएगा, जब भी आप न्यू एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स पे स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। अब हाँ, आपको समझना है रिट्राइव, है ना। रिट्राइव मतलब क्या है, जैसे कि स्टोरिंग प्रोसेस क्या है, 1 2 3 4 5 इंसर्शन ऑर्डर में ये स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये 10 स्टोर किया है यहाँ तो ये ऐड होगा लास्ट में, लास्ट में नहीं, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही ऐड होगा। तो जैसे डेटा इंसर्ट किया जाता है उसी मैनर में ये डेटा स्टोर होता है। तो स्टोर करने का प्रोसेस बढ़िया है, रिट्राइव करने का भी प्रोसेस बढ़िया है। क्यों, रिट्राइव करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट को पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर दूसरे एलिमेंट को, तीसरे एलिमेंट को, चौथे, नहीं। आपको रिट्राइव करने के लिए है कि आप डायरेक्ट बताइए कौन सा डेटा आपको निकालना है, इंडेक्स नंबर पास कीजिए और तुरंत ये रिटर्न कर देगा डेटा। तो इसके पास एक कौन सा डेटा रिट्राइव करने के लिए, गेट मेथड। हाँ, ऐड करने के लिए कौन सा मेथड है, स्टोर कराने के लिए ऐड मेथड है, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मिडिल में अगर आप इंडेक्स बेस इंडेक्स नंबर दे रहे हैं तो वहां शिफ्टिंग प्रोसेस है। सिंपल ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो लास्ट में जाके ऐड होगा, लास्ट में जाके डेटा ऐड किया, लास्ट में ऐड होगा, कोई शिफ्टिंग होगी नहीं होगा। डेटा गेट करना है तो गेट के लिए क्या है, आपने कोई इंडेक्स नंबर दिया, वो गेट तुरंत, उसमें क्या होगा, सर्चिंग प्रोसेस नहीं होगी, कंपैरिजन नहीं होगा डेटा कि टाइम ज्यादा लगेगा। कि अगर आपको डेटा क्या करना है, गेट करना है, क्या नाम है, गेट मेथड भी निकाल लेते हैं, रुको 1 मिनट। गेट मेथड किधर गया, जी चलो ठीक है, इसी कॉपी कर, है ना। गेट मेथड बोलो, गेट मेथड का यूज समझ में आ गया था ना, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लास्ट क्लास में बताया था ना। गेट मेथड, ये है गेट मेथड। गेट मेथड का काम बोलो, अरे इंडेक्स नंबर पास किया, कौन सा इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 5। तो बताओ, ये 5 इंडेक्स नंबर देंगे तो ये पहले 0 पे जाएगा, 1 पर, 2 पर, 3, 4, 5, ऐसे ये अप्रोच फॉलो करेगा। कि आप गेट मेथड को इंडेक्स देंगे, डायरेक्ट इस इंडेक्स पे जाएगा। बोलो, गेट मेथड कॉल करेंगे, गेट इंडेक्स नंबर 5 तो डायरेक्ट जाएगा सर, है, डायरेक्ट डायरेक्ट जाएगा सर। जाएगा, डायरेक्ट। तो हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस। ये समझ में आया, रैंडम एक्सेस किसको बोलते हैं, रैंडमली एक्सेस। कि आप 5 देंगे तो 5 पे जाएगा, 10 देंगे तो 10 पर जाएगा, 100 देंगे तो 100 पे, 1000 देंगे तो 1001 पर। तो डायरेक्ट, तो टाइम आपका सेव हो यहाँ, क्योंकि ये 1 बाय 1 नहीं जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये डायरेक्ट चला जा रहा है। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस की फीचर क्या है, इसकी एडवांटेज है, क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा, तुरंत जाएगा, डेटा आपको फेच करके दे देगा। रिट्राइव करना, रिट्राइव मींस डेटा निकाल के देना, गेट करना ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इसके लिए क्या है, ये बेस्ट है ना, वेक्टर, वेक्टर क्लास जो है बेस्ट है कि नहीं, क्योंकि ये तुरंत हमें काम करके दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, इंसर्शन और डिलीशन। जब हम कोई चीजें इंसर्ट करते हैं मिडिल में, तो ये सारे डेटा को शिफ्ट करने में टाइम वेस्ट करता है, और कोई डेटा डिलीट करते हैं तो ये वापस से बैक आने में टाइम लगाता है। इस वजह से इसकी ड्रॉबैक क्या है, इंसर्शन और डिलीशन। किस केस में, किस वेक्टर की क्लास में, वेक्टर क्लास में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया, वेक्टर क्लास में प्रॉब्लम। यस सर, समझ में आया सर। हाँ, Yes, शिफ्ट करता है डेटा, बस यही है प्रॉब्लम। बाकी इसके बाकी जो है सब एडवांटेज है। प्रॉब्लम आपको हमेशा याद रहेगा, इंसर्शन इन द मिडिल
में जब हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो ये शिफ्ट करने लगता है डेटा को, तो जिससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, स्लो होती है। इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं ऐसे सिनेरियो में जहां हमें क्या करना हो, इंसर्ट और डिलीट करना हो मिडिल में। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस करने की फीचर प्रोवाइड कराता है। हम रैंडमली क्या कर सकते हैं, डेटा तुरंत गेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ वेक्टर? Yes, sir. चलो, इसी तरह से सेम जो है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सेम आर्किटेक्चर कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज। किसका है, एरे लिस्ट का। वेक्टर एंड एरे लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो किस चीज का है, सिंक्रोनाइज्ड एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड का। मेथड सेम, डिजाइन सेम, आर्किटेक्चर सेम, इसके अंदर डेटा स्टोरिंग प्रोसेस सेम, इंसर्शन डिलीशन जो ड्रॉबैक है उसमें भी एरे लिस्ट में सेम है, रिट्राइविंग अप्रोच जो है रैंडम एक्सेस वो भी सेम है। बस प्रॉब्लम है तो क्या है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसेस का है। सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में एरे लिस्ट यूज करेंगे, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में वेक्टर यूज करेंगे। एरे लिस्ट का डायग्राम बनाऊं या फिर समझ गए? सब कुछ सेम है यार, कुछ नहीं बनाना। तो सेम ही है तो क्या है, जरूरत ही नहीं बनाने की, सेम ही है। हाँ, बस सब कुछ सेम है। तो एरे लिस्ट में बस ये याद रखना, एरे लिस्ट जो होती है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए होती है। हम इसको मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में एरे लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? क्योंकि वो थ्रेड सेफ नहीं है, वहां डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, या करप्ट होने के, मिसमैच होने के। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वेक्टर यूज करेंगे। वहां के लिए ये बेस्ट है क्योंकि ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड है। लेकिन वेक्टर को हम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते। वहां के लिए ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट को लॉक एंड अनलॉक प्रोसेस है। तो इससे भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है, डाउन होती है, स्लो कर देता है, क्योंकि वन बाय वन अप्रोच है। ठीक है, क्लियर हुआ? इंटरव्यूअर यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछे, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो सर वेक्टर लेस एफिशिएंट हुआ ना एज कंपेयर टू एरे लिस्ट? ऐसा नहीं है, सिचुएशन बेस्ड होता है। प्रोग्राम को सारी चीजें रखी हैं तो सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में हमें किसका यूज करना है। ठीक है, हमें वैसा बनाया गया है कि जो थ्रेड सेफ्टी जो प्रोवाइड करेगा वो आपका मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है, एरे लिस्ट नहीं कर सकता है। तो एरे लिस्ट का अपना एक अलग यूज है, वेक्टर का एक अपना अलग यूज है। हम दोनों की एक जगह नहीं रख सकते। समझ में आया? अभी एप्लीकेशन आप क्या है, अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कहीं भी यूज कर लो, लेकिन जब रियल टाइम में आता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो रियल टाइम जब डिप्लॉय होता है सर्वर पे तो वहां पास काफी प्रॉब्लम आती है। तो वहां ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है कि हमारा एप्लीकेशन सही बना है या नहीं। वहां में एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, वहां कोड आपको फेंक दिया जाएगा अगर जरा सा भी इधर उधर होगा तो। ठीक है, हमारे पास टूल है, हमारे पास सोनार क्यूब, वैसे ही बता देगा कि कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी चीजें खराब नहीं है, बस हमें क्या है, सिचुएशन बेस्ड इसको इस्तेमाल करना है। कहाँ हमें सिंक्रोनाइज्ड की जरूरत है, कहाँ नॉन सिंक्रोनाइज्ड की जरूरत है। ठीक, अब यहाँ पास आप बताओगे कि ये इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, लेकिन वेक्टर बेकार है, ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डाउन करता है। नहीं, ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को हाई करता है। तो दूसरा डेवलपर बोलेगा नहीं, ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डाउन करता है क्योंकि सर ने बताया। दूसरा बंदा क्या बोला कि नहीं, सर ने बताया कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को हाई करता है। तो कौन सही है कौन सी गलत है बताओ? दोनों डेवलपर में कौन सही है कौन नहीं? तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ये बेसिस पे हाँ, जिसको अच्छा लगेगा नहीं वो अच्छा लगेगा नहीं, दोनों का बोलने का जो तरीका है दोनों अलग अलग वे में बात कर रहे हैं। हाँ, एक जो बोल रहा है कि रैंडम एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा किस वे में बात कर रहा है, इंसर्शन और डिलीशन की। तो इंसर्शन और डिलीशन के बेस पे क्या है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को लो करता है। लेकिन वेक्टर क्लास हाई भी तो कर रहा।
एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज भी कर रहा है क्योंकि ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है रैंडम एक्सेस की, तुरंत आप एक्सेस कर सकते हो, ये इसके एडवांटेज है। तो हर चीज की क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ उसके होते हैं एडवांटेज। तो हमें जहां जिसकी जरूरत है वो चीजें वहां हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहां सबसे ज्यादा जरूरत, अगर आपको मालूम है कि मुझे बार बार एक हमारे पास जो डेटा है हमें जरूरत पड़ सकती है बार बार डिलीट और इंसर्ट करने की मिडिल में, तो उस जगह पे हम वेक्टर ना यूज करें। लेकिन हमें बार बार चीजों को एक्सेस करने की जरूरत है, हमें डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है ना ही इंसर्ट कराना है, तो हमें बार बार क्या करना है, एक्सेस करना है। तो ऐसे जगह पे हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर या फिर एरे लिस्ट। क्लियर हुआ? Yes. चलो नेक्स्ट देखो, लिंक्ड लिस्ट। एरे लिस्ट में बस डिफरेंस आपको याद रखना है, थ्रेड सेफ्टी और नॉन थ्रेड सेफ्टी। एरे लिस्ट क्या होती है, नॉन थ्रेड सेफ होता है, नॉन थ्रेड सेफ। नॉन थ्रेड सेफ याद रहेगा, नॉन थ्रेड सेफ मीन्स एरे लिस्ट जो होती है याद रखना, वेक्टर जो है मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, नहीं वेक्टर मल्टी थ्रेडेड के लिए, मल्टीपल थ्रेड्स। हाँ वेक्टर मल्टी थ्रेड, वेक्टर इज थ्रेड सेफ एंड array array list is non thread safe। थ्रेड सेफ है नॉन थ्रेड सेफ, क्योंकि वेक्टर के सारे जो मेथड्स हैं वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड जो भी होगा वो थ्रेड सेफ होगा। जैसे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर याद है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, नॉन थ्रेड सेफ है, स्ट्रिंग बफर क्या है, थ्रेड सेफ है। तो थ्रेड सेफ मतलब क्योंकि आप मल्टी थ्रेडेड में यूज कर सकते हो इसलिए थ्रेड सेफ है। ये नॉन थ्रेड सेफ मीन्स इसको मल्टी थ्रेडेड में यूज नहीं कर सकते इसलिए नॉन थ्रेड सेफ है। समझना ज्यादा डिफिकल्ट है क्या यार, इजी है ना? सर स्क्रीन फ्रीज है सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई? अब आ गई सर, आ गई सर। क्लियर, चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बोलो यार, कोई डाउट हो तो पूछो फिर नेक्स्ट चले। नो, नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। सर डाउट आपने क्लियर कर दिए सर। यही तो मेरा, हाँ यही तो मेरा काम है यार, डाउट ही क्लियर करना। फिर जब लास्ट में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे ना, तब आप लोग को उस टाइम पे बड़ा क्या बोलते हैं, लाइट फील होगा कि ये सारी चीजें तो मालूम है। चलो आ जाओ इधर, किधर चलते हैं, शायद है किसका वेक्टर, तो वेक्टर कहाँ बना था, अच्छा ये नीचे है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है यार वेक्टर, ये कर देते हैं नीचे। इसके पास क्या है, दो मेथड्स लिखी है कि इंडेक्स बेस्ड है, ये है ऐड।
हल के लिए बताते हैं। देखो नीचे दूसरा क्या है, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट मतलब क्या है, क्या है लिंक्ड लिस्ट? नाम से ही पता चल रहा है, लिंक्ड, लिंक्ड किया जा रहा है, लिंक्ड, लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट सेम अप्रोच, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे न्यू कीवर्ड से, यस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट एल लिंक्ड लिस्ट के लिंक्ड, सिंपल शॉर्ट में लिख लेते हैं L1, ठीक। लिंक लिस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सेम, क्योंकि मेथड ही वही है। तो मैं ये वाला मेथड कॉपी कर लूँ सारे, लेकिन यहाँ भी लिखा है, कोई बात नहीं है, चेंज कर लेंगे। 1 2 3 कंट्रोल C है या फिर इस तरह, है भाई। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, L1 कर देते, L1 डॉट एड, L1 डॉट एड, इसमें देखो लिंक लिस्ट में चीजें क्या ध्यान देना है कि जब इसका ऑब्जेक्ट होता है, पहली चीज तो, पहली चीज यहाँ चलते हैं लिंक लिस्ट के पास, कंट्रोल शिफ्ट टी, लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट में देखो इसके पास वेरिएबल्स है, लिंक लिस्ट क्लास है, उसके पास वेरिएबल है कौन सा, ट्रांसिएंट नोड फर्स्ट, नोड लास्ट, किसके पास है, इसके पास। तो इसका जब कंस्ट्रक्टर मीन्स इसका जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। दूसरा है इसके पास एक कंस्ट्रक्टर जो होगा कलेक्शन टाइप का, कलेक्शन दे सकते हो कंस्ट्रक्टर, खैर अभी अभी आएंगे कंस्ट्रक्टर में, सारे कंस्ट्रक्टर देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ लिंक फर्स्ट, लिंक फर्स्ट एलिमेंट, और इधर ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, वर्ड मेथड है लिंक लास्ट। तो लिंक फर्स्ट, लिंक लास्ट, इंटरनली सारी चीजें बनी हुई है, आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आगे चल के समझ में आएगा धीरे धीरे। आपको देखना है इसके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ट्रांसिएंट नोड फर्स्ट और ट्रांसिएंट नोड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट दो वेरिएबल है, पॉइंटर, पॉइंटर टू फर्स्ट नोड, पॉइंटर टू लास्ट नोड। यहां से मैं सारा कॉपी करता हूं दिखाने के लिए, कंट्रोल C,
फर्स्ट एंड लास्ट। तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो देखो इसके पास दो नोड्स होते हैं, याद रखना। इसके पास क्या होंगे, दो नोड्स। नोड्स समझ रहे हैं, नोड्स क्या है? नोड्स नहीं समझ रहा, कहाँ समझेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। देखो नोड, इसकी डिक्लेरेशन, ये एक इनर क्लास। इनर क्लास कल मैंने बताया था नहीं, इनर क्लास क्या है? इनर क्लासेस के बारे में बताया था। सर एनोनोमस इनर इनर क्लास, कल हम बात कर रहे थे इनर क्लास के पास, इनर क्लास के बारे में। हाँ, क्लास के अंदर क्लास प्राइवेट टाइप का है, क्लास ये क्या है, प्राइवेट। लेकिन आउटर क्लास कभी भी प्राइवेट नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट होगा तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्या फायदा आउटर क्लास प्राइवेट बनाने का? तो कभी भी प्राइवेट नहीं होता। तो क्या होगा, पब्लिक होगा, फाइनल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन प्राइवेट नहीं बनाते। तो यहाँ समझो, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ आपको रेफरेंस के लिए। सारा सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने कोड लिखा है, ठीक है, मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो उन लोगों ने लिखा है वही बता रहा हूँ। सोचो किस लेवल की आप पढ़ रहे हो, सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर की पूरी पढ़ाई पढ़ रहे हो। जैसे उन लोग लिखते हैं वैसे पूरा सेम आप लिख सकते हो। यार उनसे कम हो क्या? अभी तो यूएस में जाके काम करोगे यार। एक मेरा स्टूडेंट जा रहा है अभी यूएस, बताया था अविनाश, एक है स्टूडेंट मेरा पुराना। तो एलएनटी में वो वाला सर? अभी वही जा रहा, तुम्हारे ग्वालियर से ही है। ठीक है, तो तुम लोग भी अच्छे से तैयारी करो, तो तुम लोग को भी भेजेंगे यूएस रेफरेंस पे। बाकी कंपनी भेजेगी, कंपनी जिस कंपनी में जाओगे काम अच्छा करोगे तो बिल्कुल भेजेगी। चलो देखो इधर, ये क्या है, नोड एक इनर क्लास है। ये जो क्या है, जेनरिक टाइप्स है, कि नोड ये किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ जो दो वेरिएबल हैं ये क्या बनाते हैं, जेनरिक बता रहा है कि जेनरिक टाइप। तो जेनरिक बस कंफ्यूजन आपको अभी आएगा, क्योंकि जेनरिक क्या है, जब तक कलेक्शन नहीं पढ़ेंगे जेनरिक समझ में नहीं आएगा, जेनरिक पढ़ेंगे तो कलेक्शन नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देख लो कि इसका यूज क्या है। जेनरिक मतलब कि कोई टाइप सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, टाइप सेफ्टी, कि जिस टाइप का आप यहाँ डेटा पास करोगे ओनली वही डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरा डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो होता है कि जो एक याद होगा, सुपर क्लास है और उसकी चाइल्ड क्लास है, हाँ, तो उसमें वही प्रॉब्लम आती है, क्या है, डाउन कास्टिंग की। डाउन कास्टिंग करोगे तो कास्टिंग से बचने के लिए भी ये हम जेनरिक यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी बताएंगे जेनरिक का कॉन्सेप्ट जब भी स्टार्ट होगा, तो उसमें पूरा ए टू जेड बताऊंगा, सारी चीजें एक एक करके। तो लिंक लिस्ट का आर्किटेक्चर देखो, समझो। दो वेरिएबल है, फर्स्ट लास्ट, दो वेरिएबल्स। तो फर्स्ट और लास्ट मैं यहां रख दूं, सब बता रहा हूं, देखो ये फर्स्ट वेरिएबल और ट्रांसपेरेंट करता है, ये फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट और लास्ट। अब ये नोड क्या कहता है, नोड जो है, ई मीन्स कोई भी एलिमेंट है, कोई भी डेटा जो आपका टाइप है। मान लो यहाँ पास आपने टाइप कोई भेजा 10, 10 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप। ऑब्जेक्ट है ना, इंटीजर लेंगे, ठीक है, याद रहे।
तो 10 ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। हो सकता है आप स्ट्रिंग भेजें या फिर डबल भेजें या फ्लोट, स्टूडेंट, कोई किसी भी टाइप का आप डेटा भेज सकते हैं। तो मान लो हमने इंटीजर भेजा, तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर आइटम। आइटम एक लोकल वेरिएबल, इस क्लास का वेरिएबल, हाँ ठीक, इस क्लास का वेरिएबल। दूसरा, फिर से ये नोड टाइप है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो ये इस टाइप का जो भी आप देंगे इंटीजर का ही लेगा, सारे जहां जितना भी ई लिखा है इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर। इंटीजर टाइप का डेटा है जो आपका आ रहा है वही रहेगा, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर नेक्स्ट एंड प्रीवियस। इसी तरह से नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ये क्या है, नोड, एक कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, और ये नोड नाम का जो क्लास है इसका एक कंस्ट्रक्टर है, कौन सा, इनर कंस्ट्रक्टर। तो जब ये इस क्लास को कॉल किया जाएगा, मीन्स इंटरनली, प्राइवेट है, इंटरनली कॉल करेंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये क्या होगा, नोड जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा प्रीवियस प्रीवियस डेटा, प्रीवियस जो डेटा रिकॉर्ड है, देन एलिमेंट्स वो ऑब्जेक्ट, देन क्या है, नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरा होगा नेक्स्ट। यहां क्या किया गया, आइटम। आइटम मीन्स, आइटम में क्या असाइन किया गया है हाँ, आइटम में क्या असाइन किया गया है, एलिमेंट। एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स डेटा। तो इसके लिए एक मैं मेमोरी क्रिएट कर दूं, एक मेमोरी क्रिएट किया, ठीक है, क्या है, आइटम के लिए, मेमोरी का नेम आइटम। दूसरा, नेक्स्ट के लिए मेमोरी क्रिएट कर दूं, नेक्स्ट के लिए। थर्ड, प्रीवियस के लिए, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड आइटम। तीन मेमोरी एड होंगे, वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स है, तीनों क्या है, वेरिएबल्स है। ये तीनों के डेटा टाइप, इंटीजर, नोड, नोड। ओके, देखो, जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, नोड इंटरनली कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो इसको पास करेगा कौन, प्रीवियस। प्रीवियस जो है डेटा, प्रीवियस क्या है, डेटा, प्रीवियस डेटा, नेक्स्ट डेटा एंड करंट डेटा। तीन तीन थ्री टाइप के डेटा होंगे। तो एलिमेंट जो है आपका यहाँ, ये क्या है, एक डेटा, एलिमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं सिंपल ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ। तो ये है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर स्टोर होगा। तो इस, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ, इधर कहाँ गया, ये फिक्स्ड हो गया क्या यार, अच्छा, है एलिमेंट का रेफरेंस। एलिमेंट क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या स्टोर होगा यार, कैसा है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, हाँ अच्छा, वो क्लिक हो रहा, दिख नहीं रहा। फर्स्ट आइटम मैंने राइट किया 10, ये एलिमेंट है ना, यस। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बोले इंटीजर टाइप, इंटीजर एक रैपर क्लास है, क्लास मीन्स इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इंटरनल, इधर 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ये क्या है, इसको होल्ड करेगा, कौन सा किधर होल्ड कर रहा है, दिस डॉट आइटम। आइटम दिस मीन्स करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का मेंबर, उसके अंदर असाइन कर दो क्या, एलिमेंट। तो इस आइटम नाम के मेमोरी में असाइन होगा, आइटम नाम के मेमोरी में क्या असाइन हो गया, आइटम, आइटम नाम के मेमोरी में क्या असाइन किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, मान लो मैंने रख दिया 1122, ठीक है, यहाँ स्टोर किया जाएगा, ये क्या है, आइटम नाम के वेरिएबल। अब ये नेक्स्ट और प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस क्या है, दो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार डायग्राम जहां कंप्लीट होगा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इस मेमोरी का नेम क्या है,
इसके मेमोरी का नेम नेक्स्ट, सॉरी ये क्या है, प्रीवियस, इसके मेमोरी का नेम क्या है, नेक्स्ट। दोनों में क्या अभी डेटा स्टोर्ड है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस में नहीं, तो अभी कोई डेटा नहीं है हमारे एलिमेंट के पास है, एलिमेंट के पास है, एलिमेंट के पास 10 है, तो इसने क्या किया 10 ई में, सॉरी मैंने यहाँ पास इंटीजर लिख देता हूँ, इंटीजर टाइप का जो है इंटीजर, इसके अंदर डेटा नहीं है, तो एलिमेंट में हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पास किया गया तो एलिमेंट ही था, एलिमेंट के अंदर क्या है, तो जब कोई डेटा नहीं होगा तो ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर है ना, तो प्रीवियस में नोड में इंटीजर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, इंटीजर टाइप है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इंटीजर, रैपर क्लास है तो नल है ना, बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर होगा, नल ना, नल, कोई डेटा नहीं। अभी देखो समझो, जब डेटा इंसर्ट होगा बताएंगे भी, अभी बाय डिफॉल्ट क्या हो गया इसमें, नल नल, दोनों में प्रीवियस एंड लास्ट नल। अब क्या है, जैसे ही अब ये इनिशियल स्टेज है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, नल स्टोर्ड होगा। अब यहां पास आपने क्या किया, ऐड किया लिंक लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नल है, इसके अंदर क्या है, नल फर्स्ट, और इसके अंदर क्या है, नल, अभी सब में नल होगा क्यों, क्योंकि भी मेमोरी क्रिएट हुई है। तो ये क्या है, फर्स्ट नोड, ये क्या है, लास्ट नोड, फर्स्ट नोड लास्ट नोड, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर रखेंगे हम। अब ये वाली जो मेमोरी है इसको भी मैं साइड में कर रहा हूँ, ये इसको पॉइंट करेगी इस ऑब्जेक्ट आइटम को, आइटम मेमोरी पॉइंट करता है किसको, 10 ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ऐड, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो जब आप ऐड करेंगे, कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और आइटम नाम के मेमोरी में स्टोर्ड होगा, आइटम नाम में स्टोर्ड होगा, यस। तो ये आइटम नाम का जो मेमोरी है, ये इसका रेफरेंस जो होगा, ये कहाँ स्टोर्ड होगा, ये यहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, सॉरी क्या बोलते हैं ये, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड आइटम 3 है ना, इसको बीच में ही रख ले, यहीं रख लो तो ज्यादा सही रहेगा ना, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। प्रीवियस, नेक्स्ट एंड आइटम, ये इस तरह से, ये क्या कहलाएंगे आपके, एक नोड क्लास का है। तो नोड को मैं इसको कंबाइन करता हूँ एक साथ, डायग्राम बनाना बड़ा काम हो जाता है, लेकिन खैर आदत है मुझे। ये क्या है, नोड, कहलाएगा 1 नोड। इसके अंदर क्या है, डेटा 1 1 2 2, ये किसको पॉइंट करता है यार, ये ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, हीप एरिया में, हाँ हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कलेक्शन के अंदर स्टोर होगा सारे ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होंगे, हीप एरिया में, ठीक है। ठीक, फर्स्ट डेटा क्या किया आपने, यहाँ पास ऑब्जेक्ट ऐड किया, नोड क्रिएट। अब देखो नोड 1
का जो ये ऑब्जेक्ट है इनर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंटरनली कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसकी एक इनर मतलब इंटरनली रेफरेंस जनरेट होगा, जिसको आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल कर रहा है। तो इसका रेफरेंस मान लो इस नोड का, इस नोड का रेफरेंस रख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा यूनिक क्योंकि नोड है, नोड का रेफरेंस बोल्ड कर दें। आप लोग हो ना कि चले नहीं गए? सर, है सर। यस सर, है है सर सर। अवेलेबल। अवेलेबल रहना है, नहीं तो पता चला कि क्या है कि कलेक्शन बहुत मोहब्बत से पढ़ाता हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे हाई लेवल पे पहुंचते जाओगे, मैं बहुत बड़े आराम से मजे लेके पढ़ाता हूँ, इंटरेस्ट के साथ। बेसिक लेवल जो चीजें होती है ना, थोड़ा सा मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे, फ्रेम वर्क्स पढ़ोगे, एपीआईज पढ़ोगे, रेस्ट एपीआई बनाना, प्रोजेक्ट पढ़ोगे, तब फिर वहां आपको मजा आएगा सारी चीजें देखने में। फिर एडब्ल्यूएस, डॉकर, कुबरनेटिस, फिर रियल टाइम टूल्स, तो हाँ आपको फील आएगा कि हाँ अब मजा आ रहा है सर से पढ़ने में। पहले क्या पढ़ाते थे सर, वही वेरिएबल डेटा। ठीक है ना? कंफ्यूजन आ रही है, काफी लोगों के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं ना? कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? हो रहा है सर सारे के कंफ्यूज है। सारे, थोड़ा नहीं सारे के सारे। देखो अरे गायब हो गए यार सभी लोग, क्या बात है? हाँ नैनिका सर। चली गई और अच्छा इतने ही थे। आपके बैच में कितने हैं टोटल? सर हमें नहीं सर, मुझे पता ही नहीं है अभी तक कितने हैं टोटल सर। आपके बैच में टोटल जो होंगे 20+ स्टूडेंट हैं। सर इसमें तो 4 से 5 कभी देखे ही नहीं है, इससे ज्यादा सर। 4 से 5 तो। 4 से 5। और अच्छी बात यह है कि सबने फीस पे किया है, ऐसा नहीं। सर वो 12 ड्यूटी तुम्हारे चल रही है बदले सर उनका शिफ्ट। कल देखे थे सर, कल ज्यादा देखे थे कल। हाँ है वो कभी कभी घूमते घूमते आते हैं, उनको पता है कि सर यूट्यूब पे तो अपलोड कर देंगे, देख लेंगे। अभी बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आजकल यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सर वॉइस चली गई सर, वॉइस नहीं आ रही सर। किसकी? मेरी ब्रेक हो वॉइस रही नहीं है। आ रही है? हेलो? हाँ अब आ रही सर, बीच में ब्रेक सर अरे हो रही थी सर। अच्छा अच्छा, काफी लोग देखेंगे, समझो कुछ नहीं है बस ये। तो नोड जो है एक, कितने वेरिएबल्स है? 1 2 3 वेरिएबल्स, जिसका फर्स्ट जो है एक इंटीजर टाइप का, इंटीजर नहीं, जिस टाइप का डेटा देंगे उस टाइप का क्या होगा, यहाँ जेनरिक है ना। अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे तो स्ट्रिंग टाइप का बनेगा ना डेटा टाइप। यहाँ क्या होगा, यहाँ स्ट्रिंग होगा। यहाँ मैं किस टाइप का डेटा पास कर रहा हूँ? इंटीजर टाइप का, इसलिए इंटीजर इंट लेगा। ये रन टाइम पर डिसाइड होगा कि किस टाइप का डेटा इंसर्ट किया जाएगा, उस टाइप की यहाँ पास डेटा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट टाइप का दोगे तो यहाँ स्टूडेंट टाइप का होगा, डेटा जो होगा स्टूडेंट टाइप का। तो आइटम जो यहाँ पर जो स्टोर होंगे कि मेमोरीज की किस किस टाइप का क्रिएट होगी, स्टूडेंट टाइप की। तो आइटम जो होगा ये किसको होल्ड करेगा? ये स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को। तो समझ में आया? इसलिए यहाँ पास डेटा टाइप ना लिख के क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है। ई मीन्स एलिमेंट। तो ये सर स्क्रीन जेनरिक का रूल है। सर सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। स्क्रीन कैसे फ्रीज हो जाएगी भाई? और किसी को सर भी आ गई प्रॉब्लम है सर, क्या स्क्रीन? सर आ गई सर, अभी आई है। हाँ सर हो रही है सर, बार बार हो जाती है। जियो का नेटवर्क नहीं, कभी कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है।
सर वहाँ पर फ्लो जब स्टार्ट रहता था तो स्ट्रीम चली जाती है फिर बीच में, लेकिन जब बंद होते फिर आ जाती है। अच्छा ऐसा। अच्छा देखो, तो जब आप फ्लो में होते हो तो सर नेटवर्क की स्पीड सर स्लो हो जाती है सर। क्या करें यार, नेटवर्क ही ऐसा है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। जेनरिक्स में यहाँ पास क्या बता रहा था, ई ई क्यों है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ रन टाइम पर डिसाइड किया जाएगा कि किस टाइप का डेटा इंसर्ट किया जा रहा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है। इंटीजर टाइप का आएगा तो इंटीजर कंसीडर किया जाएगा, स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट टाइप का। तो उसी टाइप का क्या होगा, यहाँ पास मेमोरी क्रिएट होगी। स्टूडेंट टाइप का डेटा अगर आप यहाँ पास कर रहे हो तो यहाँ मेमोरी जो क्रिएट होगी किसका रेफरेंस होल्ड करेगा, स्टूडेंट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है एक नोड में, एक नोड हमेशा याद रखना, जो भी नोड क्रिएट होगा वो उसके हर नोड के पास कितने होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से, एक जो आइटम है उसमें डेटा स्टोर होगा, जो दूसरा है नेक्स्ट एंड प्रीवियस, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। तो नेक्स्ट नोड, क्योंकि ये नोड है ना, और ये जो क्रिएट हुआ ये क्या है, नोड क्रिएट हुआ है, नोड का ऑब्जेक्ट। तो ये नोड का ऑब्जेक्ट, ये एड्रेस क्या है, करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो करंट नोड क्रिएट हुआ। अब ये नोड जो है फर्स्ट नोड है या लास्ट नोड है या कौन सा नोड है जो क्रिएट हुआ है, ये फर्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आइटम वन आइटम इज वन नोड, सेकेंड आइटम इज सेकेंड नोड। तो जितने बार आप ऐड करेंगे उतने नोड्स क्रिएट होंगे। आया समझ में, वन आइटम क्रिएट किया, वन आइटम ऐड किया, वन स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड किया या वन स्ट्रिंग ऐड किया, वन इंटीजर ऐड किया, जो भी ऐड करेंगे तो वन नोड क्रिएट होंगे। ये होल प्रोसेस, ये जो देख रहे हैं आप क्या है, ये वन नोड कहलाएगा। और ये इस वन नोड में ये पॉइंट करेगा इसको। अब इसके बाद फर्स्ट नोड का लोकेशन सेट किया जाएगा। तो फर्स्ट नोड जो क्रिएट हुआ है कौन है, इसकी आईडी। अब नल को रिमूव कर दिया जाए क्योंकि आइटम ऐड हो गया ना लिंक्ड लिस्ट में। लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट में एक आइटम ऐड मींस नल को, इसको रिमूव करो फर्स्ट को। अब ये पॉइंट करेगा नोड को, कौन सा नोड, फर्स्ट नोड कौन है, नोड का एड्रेस 00110 ये किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को। ठीक है, लास्ट नोड है कोई कोई नहीं, यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है। तो ये किसका एड्रेस रख लेगा, इसी का रख लेगा। ठीक, 00110। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में क्या है, सेम नोड रहेगा, क्योंकि यही फर्स्ट है यही लास्ट है। क्लियर हुआ यार। यस सर। दूसरा देख, अब आपने सेकंड एलिमेंट ऐड किया, सेकंड एलिमेंट ऐड किया, तो अब क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डेंजरस मोड में आ जाता है, इधर कर लो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऐड, ये वाला इस सिचुएशन में, ये ऑब्जेक्ट ऐड 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, कॉपी नहीं हो रहा था। कभी डुप्लीकेट क्रिएट होता है, कभी क्या सीन है भाई। 1 2 3, इसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट,
चल खैर कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। फिर से ये क्या होगा, 3 मेमोरीज क्रिएट होंगी, वन प्रीवियस के लिए, ये आइटम के लिए, दूसरा लास्ट के लिए। नेम होगा 1 2 3। अब तो कॉपी हो जाए भाई। ठीक है, अब ये ऐड होगा। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को या 20 को? 20। ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 1133 कर ले। ठीक है, इसके अंदर होल्ड कर दो ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस। ये क्या है, 1133। ये किसको पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट में। इसके अंदर क्या है, 20 स्टोर है। ओके, अब ये प्रीवियस और नेक्स्ट नोड कैसे पता चलेगा प्रीवियस है नेक्स्ट है? प्रीवियस और नेक्स्ट, ये जो होगा नल हो, ये नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट, इसके बाद जो एलिमेंट अभी आया है, ये बताता है कि ये नेक्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, एक नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। ये नोड है, ये सेकेंड नोड क्रिएट हुआ है, इसका क्या होगा, एड्रेस क्रिएट होगा। इसका एड्रेस मैं यहां से कॉपी करता हूं, और इसका एड्रेस क्या है, 11 या 00 क्या है, 11 की बजाय मैं यहां करता हूं 22 002200। इस सिचुएशन में यहां नोड, जो लास्ट नोड है, ये क्या है, फर्स्ट नोड, ये लास्ट नोड। अब लास्ट नोड जो है, यहां इसमें जो लोकेशन होगा लास्ट नोड का, फर्स्ट नोड, लास्ट नोड, लास्ट नोड का एड्रेस क्या है इसका, लास्ट नोड का एड्रेस किसको पॉइंट करेगा, ये वाला एड्रेस को पॉइंट करेगा ना। तो यहाँ जो 001 था, 001 यहाँ पास क्या होगा, 002200। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, ये एड्रेस होगा लास्ट वाले का हेड होल्ड। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमारे पास सिंगल नोड थे, तो इस वजह से फर्स्ट और लास्ट दोनों यही था। अब हमारे पास एक नोड और आ गया है, जिसकी वजह से, जिसके पास क्या है, पास क्या है यार, नोड का डिटेल है, नोड है ना इसके पास। लोग का रिस्पॉन्स इस वजह से बोलता हूँ देने को, कि मुझे पता नहीं होता है कि कब नेटवर्क चला गया है या नहीं। यस सर, यस सर। आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रही है सर, आप आवाज आ रही है ना। तो यहाँ देखो, ये नोड का एड्रेस कहाँ स्टोर किया गया है, आपका लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट जो वेरिएबल है, ये वाला लास्ट वेरिएबल। लास्ट वेरिएबल में क्या है, इस नोड, नोड टाइप है ना, तो इस नोड की इंफॉर्मेशन को बताता है। तो नोड का एड्रेस होल्ड किया है क्या, लास्ट वेरिएबल। तो ये एड्रेस इसका रखा। अब ये जो है नेक्स्ट और लास्ट, ये दोनों क्या बताएंगे कि इसके पहले कोई है, इसके प्रीवियस नहीं है, इसके पहले कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, नल होगा। इसके लास्ट में कोई है, नेक्स्ट कोई है, नेक्स्ट नोड है, यस नेक्स्ट नोड है। कौन है नेक्स्ट नोड, उसका एड्रेस बताओ। नेक्स्ट नोड कौन है, नेक्स्ट नोड ये बताएगा कि ये क्या है, इसका एड्रेस। तो ये नेक्स्ट नोड जो है, इसको बताएगा इसका एड्रेस जो है नोड का क्या है, 0 लिख लेंगे, फिर बाद में हटा देंगे। इसका एड्रेस कितना है लास्ट नोड का, नेक्स्ट नोड का क्या है, 002200। यही है ना इसका एड्रेस है।
नेक्स्ट नोड का एड्रेस। Yes, sir. हाँ, तो ये बोलेगा ठीक है, ओके, नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये है, नो प्रॉब्लम। अब इसका कोई नेक्स्ट नोड, इसके पहले कोई इसके नेक्स्ट नोड है, इसका कोई नहीं है, तो नल। इसका नेक्स्ट नोड क्या होगा? नल होगा। इसका कोई प्रीवियस नोड है क्या? प्रीवियस इसका है, यस प्रीवियस है। इसका क्या एड्रेस है? इसका प्रीवियस नोड है, इसका एड्रेस बताओ क्या है इसके प्रीवियस नोड का? प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है? 00110 यही है ना? ये वाले नोड पॉइंट कर रहा हूं, बस समझ में आया? कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन को कुछ पता नहीं है। सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है यार, कंफ्यूजन नहीं है। दो ऑब्जेक्ट ऐड हो गए आपके। तीसरा ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होगा? हाँ, तीसरा ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होगा? सेम प्रोसेस। चलो तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड करें। आर्किटेक्चर कितनी मजेदार चीज है। सोचो डीएसए पढ़ोगे तो कहाँ, साक्षी नहीं है क्या? साक्षी आती तो बोली सर डीएसए पढ़ाइए। हाँ सर, हाँ. हाँ, साक्षी को डीएसए पढ़ने में मजा आता है। जो डीएसए पढ़ाऊंगा आप पढ़ोगे तो कहोगे क्या सर पढ़ाया चीजें जबरदस्त। हाँ सर, वो डीएसए की बहुत बोलती है सर वो। हाँ, डीएसए चीजें, डीएसए है भी जब मजेदार चीजें डीएसए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डीएसए ही पढ़ा रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर है ये, लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो मैंने बताया ना, मेरे स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादातर क्या है, कोर जावा में पूरा आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर में, कि कंपनी में जाए तो कभी उनको ये रिग्रेट ना होना पड़े कि अरे यार हमने डीएसए नहीं पढ़े, बाकी सब तो पढ़े। नहीं, इतना तो भेज ही दूंगा कि आपको इनिशियल स्टेज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी डीएसए की, कि आप सब चीजों से फेमिलियर रहोगे, सबका आर्किटेक्चर बता दूंगा। सर 2 बच्चे तो हुए हाँ, सर, क्या हो शिवम गया? भी बोल रहा है सर डीएसए के लिए सर। डीएसए पढ़ोगे? सर अभी नहीं सर, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए सर, बाद में फिर देखेंगे सर डीएसए का। डीएसए का बैच में 10 स्टूडेंट से कम होंगे तो मैं डीएसए पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है, 10 स्टूडेंट होना चाहिए। आप कल के लिए तो, कल का तो जो बैच था डेमो का, वो तो आप लोग स्टूडेंट प्रोवाइड किए नहीं, वो तो लैप्स हो गए, कल तो बैच चलेगा नहीं। अभी तो सर आप जॉब के लिए तैयार कर दो सर बस। हाँ, तो बस वही है ना। रहेंगे। अभी आप 4 दिख रहे हो, कुछ दिन के बाद जो नया बैच बनेगा उसमें 1-2 भी नहीं रहेंगे। हाँ सर, बाद में सर आप नहीं, पढ़ते अभी रहेंगे बाद में। हाँ अभी तो सर देखो बात की बात रिक्वायरमेंट करो, मैं समझता हूँ, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को जॉब मिले, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट का हाल जानता हूँ, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप तो अभी कम हो, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जब मैं प्रोजेक्ट पढ़ाता था तो मेरे फैन रहते थे, वो सीधे बोलते सर हम आपके फैन हैं। हाँ सर। वो बोलते हैं कि एक बार सर जॉब मिल गई तो मैं आपको 100% इतने स्टूडेंट देंगे कि आपको बैच हमेशा फुल रहेगा। क्या हुआ, जॉब मिलने के बाद कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई यूएस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है यार। मेरे स्टूडेंट बड़े बड़े कंपनी में चले गए हैं, काम कर रहे हैं, उनको उनसे कभी बात करो तो बोलते सर टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। वो बल्कि उल्टा पूछते हैं सर नया बैच आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, एडवांस, मतलब जिस कंपनी में काम करो उससे भी आएगी, जैसे कि AWS डेवऑप्स का बैच। तो ये सीन होता है, उनके स्टूडेंट नहीं भेजते हैं वो लोग। स्टूडेंट कौन भेजेगा? स्टूडेंट कौन भेजेगा? जो बैच में जो पढ़ रहे हैं वही स्टूडेंट लाते हैं, ना कि वर्किंग एम्प्लॉय के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्टूडेंट भेजे। आप भी जब जॉब करोगे ना तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा, उनसे बात करने का टाइम नहीं होगा। सैटरडे संडे को आप फ्री हो गए, समझे? तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत कमिटमेंट करना कि सर जॉब मिलने के बाद स्टूडेंट भेजेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप नहीं भेजोगे जॉब मिलने के बाद।
ठीक है, जो भेजना होता है जिस स्टूडेंट को वो बैच में ही भेजता है, जॉब मिलने के बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। हाँ, कुछ जरूरत पड़ेगी तो जरूर याद रखेंगे कि हाँ आदिल सर हमने पढ़ाया था, हमें पढ़ाया था ना। चलो देखो, फटाफट इसको कंप्लीट करें, लास्ट बाकी बातें तो होती रहेंगी, है ना। नेक्स्ट, अब थर्ड नोड हम जा रहे हैं ऐड करने के लिए। थर्ड नोड ऐड करेंगे तो इसका नोड इंटरनली ये क्रिएट होगा, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट। इंटरनली क्या क्रिएट होगा, नोड क्लास, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वापस वही थ्री सिचुएशंस कौन कौन से, तीनों वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, 1 2 3, दो वेरिएबल्स। नेक्स्ट ये क्या होंगे, नोड होंगे, और ये हो गया एलिमेंट। तो यहाँ पास एक कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर पास करेगा, डेटा सेट करेगा। ठीक है, तो ये कोड तो समझ में आ गया ना, कोड में कुछ नहीं है, सिंपल है कोड, है ना, सिंपल। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ते तब बस्ट हो जाते हैं। अब क्या, Ctrl+1, देखते हैं इस बार शायद हो जाए। हो गया, हो गया नोड 3। तो थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यार, थर्ड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या होगा, 1144। यहाँ से असाइन कर दो, किसके अंदर, आइटम के अंदर 1144। ऑब्जेक्ट स्टोर, ये पॉइंट करेगा किससे, इसको। ठीक है, अब बताओ लास्ट नोड कौन है, ये लास्ट नोड है या ये लास्ट नोड है। लास्ट नोड कौन सा है, 3 लास्ट नोड ये। तो लास्ट नोड का डेटा कहाँ स्टोर होगा, हाँ लास्ट नोड का डेटा कहाँ से स्टोर होगा, ये इसमें जाएगा। तो अब ये पॉइंट किसको करेगा, इसको ना करके पॉइंट करेगा किसको, इसको, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया जाएगा, है ना। तो एड्रेस क्या है लास्ट नोड का, 0033। इधर घुमाना पड़ रहा, बताओ। ठीक है, लास्ट नोड इसी तरह से वो मूव होता जाएगा, नोड बढ़ते जाएंगे, डेटा ऐड होते जाएंगे। और ये अब यहाँ पास इसका नेक्स्ट नोड कौन है, नेक्स्ट नोड कौन है, ये बताएगा कि किसके अंदर लास्ट नोड किस इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब नेक्स्ट नोड है कोई। नेक्स्ट नोड का क्या एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 003300, नेक्स्ट नोड ना। ओके, ये इसमें प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन क्या लोड होगा इसके अंदर, प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड कौन है, 002200, प्रीवियस नोड। क्लियर, लिंक्ड लिस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है ना, है कि नहीं। डिजाइन काफी अच्छा लग रहा होगा देख के ना हाँ, तो इसी तरह से नेक्स्ट फिर अगर 40 ऐड करोगे एलिमेंट तो वापस से फिर से नोड क्रिएट होगा, वही सेम होगा, ये लास्ट में चला जाएगा, ये प्रीवियस लास्ट वाला इधर नल रहेगा, इधर फर्स्ट नल इधर रहेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली नोड क्रिएट होते जाएंगे, एक दूसरे का वो रेफरेंस होल्ड करेगा। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि ये देखो, ये जो है अपने प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करता है, और ये जो है अपने नेक्स्ट नोड का होल्ड करता है एड्रेस। प्रीवियस नोड ये बताता है कि मेरे पीछे वाला कौन है, और नेक्स्ट बताता है मेरे आगे वाला कौन है। तो ये हमेशा जो सिंगल नोड है वो उसी की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि एक क्यू में, जैसे आप टिकट लेने गए हैं, ट्रेन का टिकट या मेट्रो का टिकट, तो टिकट में देखोगे जब आप जाओगे तो यहाँ पास मल्टीपल क्या होंगे, भी
काउंटर के बाहर खड़े होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, यात्री होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो यहाँ जो भी है, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, ये इसी तरह से नोड क्रिएट हो रहा है, समझना। नोड, तो ये बीच वाला जो नोड है, ये हमेशा जो अपनी इंफॉर्मेशन रखेगा तो वो किसके बारे में बताएगा, आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है ना। तो वो हमेशा किसको बातचीत करेगा, किससे करेगा, अब या तो अपने आगे वाले से या तो अपने पीछे वाले से। कोई भी डिस्कशन करना होगा तो भैया कहाँ जाना है ना, हाँ हाँ जो भी डिस्कशन होगा तो हमेशा जो क्यू होगा, एक आगे होगा क्यू में, एक आगे होगा एक पीछे होगा, ठीक है। तो इसी में लिंक्ड लिस्ट भी इसी मैनर पे काम कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन पीछे वाले का ये होल्ड कर रहा है और अपने आगे वाले का ये होल्ड कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, बाहर रिमूव कर देता हूं, तो बताओ इनसे, इन सभी से कोई लेना देना होगा, किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे वाला बंदा क्या करेगा, थोड़ा सा साइड आएगा, मतलब अपने आगे आएगा, और थोड़ा सा पीछे वाला जो बंदा होगा इसका पैचअप किसके साथ हो जाएगा, आगे वाले से। आप चले जाओगे तो ये आपके आगे वाले से बात करने लगेगा, है ना, इसका फ्रेंड बन जाएगा। क्या चले जाओगे क्यू से, तो अब इसका फ्रेंड कौन हो गया, ये हो गया आगे वाला। अब ये इसका होल्ड करेगा, इससे बात करेगा, ये इससे पीछे वाले से बात करेगा, फिर ये चला जाता है बाद में। तो अब इसका जो रिलेशन होगा किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ है, इसके साथ हो जाएगा। तो अब ये इसके आगे वाले और इसके पीछे वाले से बातचीत चलेंगी। ये भी अगर निकाल देते हो तो अब ये हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हमेशा एक नोड आगे पीछे वाले आपस में तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई चीज ऐड कर रहे हो, मान लो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया किसमें, यहाँ। जब यहाँ ऐड करोगे यहाँ, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, पीछे वाले से। बीच में ऐड करोगे, बीच में ऐड कर रहे हो तो ये कनेक्ट किससे होगा, अपने आगे वाले से। क्या समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये हम अपने आगे वाले से कनेक्ट होगा। तो इंसर्शन मींस इंसर्ट करना और रिमूव करना। इंसर्ट करना रिमूव करना काफी इजी है ना, बाकी को किसी को बिना डिस्टर्ब किए इजीली हम इंसर्ट हो जा रहे हैं और इजीली क्या हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं। समझ में आया, किसी को डिस्टर्ब करना है क्या, नहीं। तो जो प्रॉब्लम हमारी क्या थी, यहाँ ये इंसर्शन और डिलीशन का, कि यहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा था, सभी इंप्लॉय को डिस्टर्ब करना पड़ रहा था। कि जैसे कि हम किसी चेयर पे बैठे हैं, तो अगर हमें वो चेयर खाली करनी हो तो सबको उठाना पड़ेगा, भाई सब लोग उठो मुझे निकलना है। फिर जब मुझे आना हो तो सबको उठाना पड़ेगा, मुझे अंदर जाना है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ थी, यहाँ। तो यहाँ सबको शिफ्ट करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ किसी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने पोजीशन पे हैं। बस हमें क्या है, जिसको रिमूव करना है उसको निकाल दिए बाहर, और जिसे ऐड करना है वहां ऐड कर दिए। तो इजीली वो क्या करेगा, एक दूसरे का लोकेशन सेट कर देगा। तो ये है एडवांटेज किसमें, लिंक लिस्ट में। इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन है लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट और वेक्टर का सॉल्यूशन क्या है, इंसर्शन और डिलीशन का सॉल्यूशन क्या है, लिंक लिस्ट। तो इसलिए लिंक लिस्ट बनाया गया। आया समझ में, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनेगी, हर चीज का एक सॉल्यूशन है। यहाँ पास ये इस सिचुएशन में ये काम कर रहा है, दूसरे सिचुएशन के लिए नया बना दो। अगर आपके माइंड में कोई चीज तीसरी आ रही है, कोई सोल्यूशन, तो आप भी एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दो, वो इसका भी सोल्यूशन बन जाएगा। यही है ना, एपीआई क्यों लाई जाती है, उसका सॉल्यूशन लाया जाता है कि यहाँ पास ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, एक काम करो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं हम, इसका डिजाइन चेंज करके ऐसा कर लेते हैं, तो वैसा कोड लिख दो, वैसा चलने लगेगा। क्लियर हुआ यार, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट। अब बचा क्या, स्टैक। स्टैक अब कल देखेंगे, आज काफी टाइम हो गया है, तो इतना प्रैक्टिस करो। कोड
कोड में कुछ नहीं रखा, कोड काफी इजी है। आप कोड देख के समझ जा रहे हो। देखो यहाँ पास कोड देखो, इन दोनों में क्या डिफिकल्ट लगा, ये कोड समझना या ये डिजाइन समझना? क्लियर? ये कोड Design. समझने में, हाँ ये कोड काफी इजी लग रहा होगा आज के टाइम पे। सर यहाँ तो कंस्ट्रक्टर वेरिएबल बने हुए हैं और कुछ नहीं है। डिजाइन समझना डिफिकल्ट लग रहा है। तो मेन होता है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीनियर होते जाएंगे तो आपको डिजाइन अगर समझ में आएगी तो कोड फटाफट लिख लोगे। कोड में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो डिजाइन कोड में फिर कुछ नहीं रखा है। ठीक है यार, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। कल अपलोड कर देंगे, ठीक है।